नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 12 जिसका टाइटल है दुख, जिसके रचयिता हैं यशपाल जी। जन्म सन 1903, मृत्यु सन 1976 1976। यहाँ पर उनका जन्म, यशपाल का जन्म पंजाब के फरोजपुर छवनी कागड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे, जिनकी शिक्षा कागड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित होकर क्रांतिकारी सदस्य बन गए थे तथा वो कारावास भी उन्होंने भोगा था। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। यशपाल जी एक सफल उपन्यासकार और कहानीकार हैं, जिन्होंने बहुत कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। वे यहाँ पर दिए गए हैं, हम उसकी ज़्यादा लंबी चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक दुख एक ऐसी यथार्थ और ठोस कहानी है जिसमें बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पर दिया गया है। गरीबी का जो दारुण चित्र होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पति पत्नी के बीच में एक फिल्म देखने की बाबत में, या फिल्म जाने या फिर किसी थोड़ी सी बात की अनबन के कारण कहानी नायक की पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके बाद वो घर पर अकेले बैठे हैं। शाम का समय होता है और जब वो घर छोड़कर, घर से निकलकर कहीं रेलवे स्टेशन के पास बैठने की जगह में जाते हैं, और जब जैसे रेलवे निकल जाती है और रेलवे निकलकर जो वापस आते हैं, और उस समय वो रास्ते में आते समय एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो पकौड़े बेचने के लिए बैठा है, और उसकी दारुण गरीबी को देखकर वो जो चित्रण करते हैं कि दुख किसे कहते हैं, किस प्रकार का दुख होता है, वो मेरी पत्नी को भी पता नहीं है। इसलिए ऐसे में अगर मैं जिंदा न रहूं तो हमेशा उसे ये पता चले कि दुख क्या होता है, और उसी का वर्णन यहाँ पर यशपाल जी ने बहुत ही रोचक ढंग से किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से मैं कहानी को चला रहा हूँ, पर आपको ये चलाने के बाद भी इस कहानी को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि बहुत आपको मजा आएगी। बहुत ही रसप्रद और भावपूर्ण ये कहानी है, जिसमें बहुत ही अच्छी स्थिति को वर्णित किया गया है कि जीवन में गरीबी क्या होती है, किस प्रकार की होती है। वैसे ऐसे दिन हम लोगों ने देखे नहीं है, पर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच गरीबी क्या होती है। उसी का वर्णन इन्होंने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जिससे मनुष्य, किताब अपने हाथ में ले लेना, जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब वह मन वितृष्णा से भर जाता है। जो इंसान अपने परिवार का जो सदस्य है उसके ऊपर बहुत ही भरोसा करता है, अपना समझ जाता है, और उस समय अगर वही इंसान हमें अपमान और तिरस्कार दे तो हमारा मन थोड़ा ग्लानि से, वितृष्णा से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती, बस कि अब मुझे जीने से क्या फ़ायदा, अब मुझे जीना नहीं है। और वो समय ऐसी इच्छा उसको हो जाती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। उस समय इंसान की स्थिति क्या होगी वो कहना शब्दों में बहुत मुश्किल हो जाता है। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। दिलीप यहाँ पर कहानी का नायक है और हेमा उसकी पत्नी है। उसने अपनी पत्नी को पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि भाई तुम जहाँ जाओ, जहाँ घूमो, जो करना है कर सकती हो, पर अपनी मर्यादा में रहकर करना। इसलिए वो बात यहाँ पर है। वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके पति प्रति सनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, बहुत लोग उसको अति कहेंगे, भाई तुमने तुम्हारी पत्नी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए, वो ऐसा करती है, वैसा करती है। ऐसी बहुत कुछ बातें वहाँ पर चलती रहती है, इसलिए लोग उसको अति भी कहेंगे। पर इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में शोक का अंत न रहा। एक सिनेमा की बाबत को ध्यान में रखकर वो अपने पति के घर को छोड़कर अपने माँ के घर चली गई, तो दिलीप के मन में जो दुख होता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि दुख क्या होता है। तो अब यहाँ पर से कहानी शुरू हो रही है। सितंबर का अंतिम सप्ताह था, सितंबर महीना था, उसका अंतिम सप्ताह था, मतलब करीबन 23-24 तारीख से लेकर 30 तारीख समय कहा जाता है। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। वर्षा की ऋतु चली गई थी, फिर भी दिन भर क्या हुआ, पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। बैठक का रूम जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, उस ड्राइंग रूम के जो दरवाजे और खिड़कियाँ उसके पर्दे बंद करके बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय
स्वयं यातना बन जाता है। विस्तृतना मतलब आपको दुख जब होता है उस समय जो समय होता है वो भी आपके लिए बहुत ही भयानक लगता है कि ऐसा समय किस तरह से पूरा किया जाए, कैसे पास किया जाए, तो बहुत मुश्किल लगता है। 1 मिनट गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। उसी समय ये कमरे में अकेले बैठे थे, उसी समय उनका छोटा भाई ऊपर से नीचे उतरता हुआ उसकी आवाज़ की सुनाई दिया कि वो आ रहा है। अलसाई आँख को आधा खोलकर उसने दरवाजे की ओर देखा। अलसाई आँख पर वो अपने आगे वाले हॉल में सो रहे थे। जैसे बहुत ही आलस चढ़ी हुई ऐसे उसने थोड़ी आँख खोल के दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? अपने भाई को उन्होंने पूछा कि आप अगर कहीं जाना नहीं चाहते तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा, मतलब ये ऐसे कि लगा कि भाई इसके बीच में ये कहाँ से आ गया, ऐसे विघ्न लगा तो उसने छुटकारा पाने के लिए तुरंत दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाज़त दे दी और आंखें बंद कर ली। जाओ ले जाओ। उसने आंखें बंद भी कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुजारते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दीवार के अंदर जो क्लॉक मतलब घड़ी लगी हुई थी उसके अंदर 6 बजने का इशारा दे दिया। आवाज़ आई 6 बजने की, उसने सूचना दे दी। दिलीप को अनुभव हुआ क्या यह देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उनको ये अनुभव हुआ किया मेरा देह मतलब मेरा शरीर इसी तरह इसी कमरे में कैद होकर पड़ा रहेगा? नहीं, मुझे यहाँ पर कैद होकर नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है। इसलिए वो बाहर जाने के लिए तैयार हुए। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। उठकर खड़े हुए खिड़की का पर्दा हटाया, देखा तो बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चले। कोई भी बैठेगा और लोग अभी शाम को इकट्ठा होंगे, अप्रिय चर्चा चलेगी, भाई दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो उसे छोड़कर चली गई है, ऐसी कुछ अलग अलग बातें, कोई भी चर्चा चलना शुरू हो जाएगी। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली की कीचड़ से बसता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसिल के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। क्या हुआ, अपनी गली में होते होते साइकिल लेके वो मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता? मतलब उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर जो पछुआ के जो तेज झोंकों से ठिठुरने के मतलब जो बारिश के कण पड़े हुए थे उससे झोंकों से उनको जैसे ठंड लगने लगी ऐसा महसूस होने लगा। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। एक बेंच मिली, वहाँ पर उन्होंने साइकिल खड़ी की और वो बैठ गए। सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी। उन्होंने सिर पर जो टोपी पहनी थी वो निकाल कर उस बेंच के ऊपर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। सिर में थोड़ी ठंड लगी तो मस्तिष्क के ऊपर थोड़ी ग्लानि थी, दुख था, वो थोड़ा जैसे कि कम हुआ। ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वो बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। अगर इस ठंड की वजह से वो बीमार हो गया, कुछ दुख भी आया तो वो अकेला ही सहेगा, अपनी पत्नी को नहीं कहेगा कि भाई मुझे तकलीफ हो गई है। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए वह न बुलाएगा, किसी को वो कहेगा नहीं कि मुझे ये दुख हुआ है। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। अगर मृत्यु भी मेरे जीवन में आ गई तो भी मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, अपने हृदय की व्यथा खूब सहन करूँगा। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। अगर मैं मर जाऊँगा तो उस समय जो लोग रोने बैठेंगे उसमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। उसने करवट बदली और ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। मन में अलग अलग प्रकार के विचार उसके जीवन में आ गए। समीप 3 फलांग तक मुख्य रेलवे लाइन ने कितनी गाड़ियां गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गया। उस रेलवे लाइन थी, वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ गुजर गई थी, उसका ध्यान वहाँ पर नहीं गया। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा कि भाई फ्रंटियर मेल नहीं गया। मतलब लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। मतलब
साढ़े और फ्रंटियर मेल जब जाती है तो ऐसा लगा कि अब 9:30 बजे का समय हो चुका है, मतलब अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो निश्चित तौर पर मुझे अब घर पहुँचने में थोड़ी दिक्कत और परेशानी हो सकती है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए वो जाने के लिए यहाँ से खड़े हो गए। उन्होंने लगा कि भाई 9:30 का समय हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उनका मन हल्का हो गया। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ सैतीले बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल पैदल भागो भाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। साइकिल पर बैठे नहीं, पर साइकिल को ऐसे हाथ से चलाते चलाते पैदल चलते चलते लेकर निकले और धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगे। और रात के समय में टकसाली भाटी के दरवाजे पर जहाँ पहुँचे, मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क के किनारे तब खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। सड़क के किनारे जो बिजली के खंभे थे उसके अंदर से रोशनी आ रही थी, जैसे कि कोई जरूरत नहीं हो फिर भी वो प्रकाश फैला रहे थे। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लेपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। और उस समय जो उत्तरायण के समय पतंग चगाई जाती, वो पतंग क्या हुई थी, उस बिजली के लैंप पर लटकी हुई थी और वो इधर से उधर, इधर से हवा की वजह से नृत्य जैसे कर रही वैसा लग रहा था। और जगत के यह अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। मतलब बिजली में जो वृक्ष के भीगे पत्ते थे वो से चमक रहे थे, क्योंकि पानी से वो गीले हुए थे इसलिए। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर एक छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। मतलब आप नीचे निकलते हैं तो पहले परछाई आपको आगे आएगी, फिर आप निकल जाएंगे तो वो पीछे चलेगी। मैं इसी प्रकार की परछाई आपको फैलती लिखेगी। जो वह लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलट कर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। मनुष्य न होता फिर भी संसार अपने काम में व्यस्त है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। क्या हुआ? वृक्षों की छाया में एक नींबू का वृक्ष था, उसकी छाया में उसको एक छोटी सी कोई श्वेत चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कि कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली के सामने रखे कुछ बेच रहा है। रात का समय था। एक लड़का वहाँ पर बैठे थाली में कुछ बेच रहा है, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने हुए। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था। जब बचपन था तो एक खोमचा वाला आता था कुछ बेचने के लिए, उससे बच्चे अधिकतर खरीद कर खाते थे, वो उनको याद है। पर अब यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का व्यवहार उसको देखने मिला है, पर उस बात को भूल चुके थे। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है? उनको प्रश्न हुआ कि इस रात में कैसे कौन आएगा कि इसके ऊपर पास से कोई खरीदेगा। खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। खोमचे वाला जो बच्चा था वो एकदम छोटा था, उसकी आयु भी बहुत कम थी, इसलिए उसका ध्यान ऊपर आकर्षित हुआ। उसने देखा रात में सौदा बेचने वाले निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं है, वो प्रकाश लेकर भी नहीं बैठा है। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की और एक निगाह की उसकी और डाली और फिर आंखें झुका ली। उसको लगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास आए हैं तो शायद मेरे पास से कुछ खरीदेंगे। उसने सामने देखा और फिर अपनी आंख झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई। थाली के अंदर 7-8 कागज थे और उसके अंदर बराबर के पकौड़े रखे हुए थे। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। इस ठंडी रात में केवल वो एक लड़का है और एक मैं हूँ, हम 2 ही व्यक्ति बाहर है। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्य एक चीज है जो कभी कभी भेद का भी सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े देख लड़के ने कहा,
एक एक पैसे में एक एक ढेरी। दिलीप को समीप आकर देखा तो उसने लगा कि मेरा सौदा खरीदेंगे, इसलिए उसने कहा कि एक ढेरी का एक पैसा। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने ऐसे उंगली अपनी ढेरियों पर डाला और ऐसे करके गिना, जवाब दिया 8 पैसे। मतलब 8 ढेरी थी तो 8 पैसे उसने कह दिया, मतलब ऐसे पहले 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्ल सा बालक के चेहरे पर आ गई। बालक को ऐसा लगा कि ये सारी खरीद लेंगे तो वो खुश हो गया। वह दिलीप के प्रश्न से उड़ गई, जैसे कि उसके चेहरे पर एक नई प्रफुल्लता आ गई। पर वो प्रश्न ऐसा किया, कुछ कम कर नहीं लेगा, तो उसके चेहरे पर जो प्रसन्न था वो उड़ गई, क्योंकि माँ ने उसको ये कहा था कि भाई 8 ढेरी है तो 8 पैसे लेकर आना है। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। कम कर देता पर माँ बिगड़ेगी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़की की व्यवस्था देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकड़े उसमें बंधवा लिए। सारे पकौड़े रुमाल में देकर उसने बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके पर की क्या अवस्था होगी। दिलीप ने सोचा कि जो 8 खोमचे लेकर आया था और पकौड़े बेच के 8 पैसा बेचने के लिए बैठा है, 8 रुपये जो हम कहते हैं उससे कम 8 पैसे के लिए यहाँ पर बैठा है, तो उसकी अवस्था क्या होगी, वह उसने सोचा और वह आगे बढ़ने लगा। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। जो सुनसान रात थी, जैसे उसने रुपया थाली में रखा तो खन 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 करके आवाज़ आ गई, जैसे कि रात सुनसान थी, वो गूंज उठी। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरे घर कहाँ है? पास ही गली में, लड़के ने जवाब दिया, भाई यहीं पास में गली में मेरा घर है। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जागा। उसके मन में उसके घर देखने की इच्छा हो गई। बोला, चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे, आप घर पर आ रहे तो घर पे भी पैसे नहीं होंगे। दिलीप ने सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो तो सही। कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे पीछे बाईसाइकिल को थामे दिलीप चले। दिलीप भी अपनी साइकिल को हाथ में थामकर आगे बढ़ने लगे। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। जो बाबू के यहाँ चौका बर्तन का काम करती, उस बाबू ने भी यहाँ से उसको हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपया महीने लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। मतलब वो मेरी माँ 250 रुपये में काम करती थी, उसने कहा कि भाई जगतू की माँ ने कहा कि मैं 200 रुपये में काम करूँगी, तो उन्होंने बाबू की जो पत्नी थी उन्होंने मेरी माँ को हटा दिया और जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा मालूम नहीं होता? मतलब तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए दिया, नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली के कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। सकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। एक छोटा सा दरवाजा था, उसके अंदर वो लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है। जैसे शहरों में हम लोग अपना जो स्टोर रूम बनाते हैं, इस प्रकार की छोटी सी एक कोठरी थी, उसके अंदर ये रह रहे थे। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई, जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, एक ऐसी छोटी चारपाई थी जो हम लोग श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मणों को दान में देते, ऐसी एक चारपाई थी। काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से 2 एक मैले कपड़े लटक रहे थे। जो पाया होता उसके ऊपर वो कपड़े लटकाए थे। एक क्षीणकाय
अधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती शरीर में लपेटे बैठी थी। एक मैली सी धोती अपने शरीर को लपट कर वो स्त्री वहाँ पर बैठी हुई थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं। उन्होंने सारा सौदा खरीद लिया और बाकी पैसे बाबू को देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा ले लिया है, उसके पास छुट्टे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। घबरा कर माँ बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? इस रुपये के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से मिलेंगे पैसे? सिर के कपड़ों को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। मतलब दिलीप को सुनाने के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई ये रुपया उनको वापस लौटा दे और कल उनका पता पूछ लेना, कल उनके घर जाकर वो पैसे ले आना, 8 पैसे। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, मतलब ऊंचे स्वर में इसलिए कहा कि उस बच्चे की माँ सुन सके, ऊंचे स्वर में, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। मतलब ये रुपया है वो तुम्हारे पास रहने दो, फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए, जैसे कि बख्शिश दे रहा हूँ, ऐसे समझकर आप उसके लिए मिठाई खरीद कर लाना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। स्त्री नहीं करती गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। बस अंधेरे में पीछे हट गया तो उनको ये लगा कि वो लोग बाबू यहाँ से चले गए। स्त्री के मुरझाए कुंबलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई, जैसे कि आज 1 रुपया मिल गया है। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाह के इशारे से पानी से ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मेले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसे खाने को दे दी। बेटे का हाथ धुलवाया और कहा कि ले ये रोटी खा ले। अब यहाँ दिलीप अंधेरे में छुप गया है, सारी बात सुन रहा है। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। मुंह बनाकर कहा, सूखी रोटी? माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐंठ गया, गुस्सा, क्योंकि आज वो करीबन 8 पैसे के बदले 1 रुपया कमा कर आया है। सुबह भी सूखी रोटी, हाँ, रोज सूखी रूखी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। बाबू तेरे लिए रुपया देकर गए, इसलिए शाबाश। कल तुझे क्या खिलाऊंगी? दाल जरूर खिलाऊंगी। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, तू रोज दाल खाना, बस तुझे खूब सौदा बना कर दूंगी और तू रोज दाल खाना। बेटा रिझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगेजों को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से 1 रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, 1 रोटी तू खा ले। बच्चे को अच्छी तरह से पता था कि मेरी माँ ने रोटी नहीं खाई, इसलिए उसने 1 रोटी माँ की तरफ बढ़ाई कि 1 मोटी माँ तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, अभी मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। दिलीप के लिए और देखना संभव न था। दांतों से होंठ दबाकर वह पीछे हट गया। बस अब ये दृश्य वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए दांतों के अंदर ये होंठ दबाकर वो पीछे हट गया। मकान पर आकर वो बैठा ही था। नौकर ने 2 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए। मतलब नौकर ने आकर कहा कि ये 2 पुरुष आए थे और वो आकर चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। नौकर ने कहा कि बाबूजी खाना तैयार है, क्या करूं? दिलीप ने उसकी और बिना देखे ही कहा, भूख नहीं। उसी समय उसे लड़की के माँ का शब्द जो था, भूख नहीं कहना, याद आ गया। जिस तरह बच्चे ने पूछा था कि माँ तूने खा लिया, तो माँ ने कहा था भूख नहीं है, तो वो शब्द उन्हें याद आ गया। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, क्यों, भूख न हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है कि जब भूख नहीं तो पी जाती है। नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। नौकर को समझ में नहीं आया कि मालिक इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ जी, तुम यहाँ से चले जाओ। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना न चाहता। मिट्टी की ढिबरी जो होती है दिया, उसके अंदर जो प्रकाश
के चेहरे में जो चेहरा और जो दृश्य उन्होंने देखा था उसकी आंखों के सामने वो हट नहीं रहा था। दिलीप ने हटना न चाहता था, वो दृश्य उनकी आंखों से हटना न चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे पत्र न पढ़ा, पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती कि दुख किसे कहते हैं। मतलब जो बच्चे का और माँ का जो दुख होता है, शायद तुम दुख क्या होता है वो देखती तो तुम्हें पता चलता कि तुम कह रही हो कि मैं केवल दुख झेलने के लिए पैदा हुई हूँ, दुख सहन करने के लिए पैदा हुई हूँ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा ये रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। जो जिस दुख की तुम बात कर रही हो, तो ये सारा रसीला दुख तुम्हें जीवन में न मिले तो मुझे दुख हो, इसलिए तुम्हें यह दुख मिलना चाहिए, तब पता चले कि जीवन में वास्तव में दुख क्या होता है। मतलब वास्तविकता जब आती है आपके सामने तब पता चलता है कि हकीकत में दुख क्या होता है। तो ऐसी रसप्रद कहानी यहाँ पर यशपाल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि जीवन का वास्तविक दुख क्या होता है, अगर आपको समझ में आए तभी पता चलेगा कि दुख और परेशानी क्या होती है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को आप फिर से 1-2 बार पढ़ लेना ताकि बहुत आपको मजा आएगी। शब्दार्थ टिप्पणी आपको लिखने हैं, मुहावरे जो दिए गए वो भी आपको लिखना है। साथ में स्वाध्याय के प्रश्न, उसमें 1 वाक्य के प्रश्न हैं, विकल्प हैं, 2 वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं और 5-6 वाक्य के प्रश्न उत्तर है वो आपको लिखने हैं। ऐसे स्पष्ट करने की जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे स्वाध्याय के प्रश्न आप लिख दो, अपनी नोट्स रेडी रखना, आप अपना अपना काम साथ में करते रहिए और काम आगे बढ़ाते रहिए, तो निश्चित तौर पर हमारा काम सरल हो जाएगा और अच्छा काम हमें आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रसन्नता देगा और हमें एक नया राह दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।